हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। चलिए फिर आज क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। तैयार हो जाइए। आज हम लोग एक ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर जीके की क्लास लेके आए हैं। भारत की जितने भी प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको लेके आए हैं। इतना आप लोग को पता होना चाहिए। ये नोट्स आपके बैच में डालने वाला था, लेकिन मैं सोचा याद करवा देता हूँ साथ ही साथ, क्योंकि PDF प्रोवाइड करवा दिया था तो जरूरी नहीं कि सभी लोग पढ़ते उसको। तो एक बार इसको पढ़ लीजिए, मेरे साथ याद कर लीजिए, फिर क्या करेंगे उसका नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। फिर बाद में इसको मैप में पढ़ लीजिएगा। जब इंडियन जियोग्राफी पढ़ोगे तो उसमें मैप में बना कर पढ़ लीजिएगा। लेकिन इतना फैक्ट आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। CGPSC हैंडी एंड नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। आज हम लोग भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में, जो इंपॉर्टेंट नदी उनके फैक्ट के बारे में देखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए। जल्दी से एक बार व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए अपने, और सभी लाइक कर दीजिए। फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शेयर कर दीजिए सभी। चलिए तब ध्यान देते हैं, भारत की प्रमुख नदियों के बारे में देखेंगे। देखिए, भारत में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ भारत भूमि को पवित्र कहते हुए भारत में बहती है। ठीक है, उनमें से जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं उनके बारे में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले डालेंगे हेडिंग सिंधु नदी। पहला क्या है? सिंधु नदी। अब देखिए, सिंधु नदी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको लेके आया हूँ मैं, सबको नोट्स बना के। सिंधु नदी को इंडस नदी भी कहा जाता है, पढ़े हो गए, इसी के नाम पे इंडिया पड़ा है। सिंधु नदी को इंडस नदी भी कहा जाता है। इस नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। कहाँ से हुआ है सिंधु नदी का उद्गम? तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। सिंधु नदी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहते हुए कहाँ जा गिरती? अरब सागर में मिल जाती है। याद रखेंगे फैक्ट। सिंधु नदी को इंडस नदी कहते हैं। सिंधु नदी की उद्गम कहाँ से हुआ है? तो तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर झील है जहाँ से सिंधु नदी की उद्गम हुआ है। अभी सिंधु नदी कहाँ कहाँ बहती है? तो तिब्बत में बहती है, भारत में बहती है, पाकिस्तान में बहती है और जाकर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई की बात करें हम लोग तो उसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। अगर लंबाई की बात करें सिंधु नदी की तो कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। तथा ये भारत में कितने बहती है? तो 992 किलोमीटर बहती है। भारत में 992 किलोमीटर बहती है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं। याद रखेंगे, जो सिंधु नदी है उसके सहायक नदी कौन कौन से है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। 5 याद रखिएगा, 5 नदी सिंधु की सहायक: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। आप लोग साथ ही साथ याद करते जाइए मेरे साथ। ठीक है, और इसका नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर दीजिएगा, हेल्पलाइन नंबर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? झेलम नदी। दूसरा लेते हैं झेलम नदी। चलिए झेलम नदी के बारे में देख लेते हैं। झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की। सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, उसके बारे में देख लेते हैं। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के शेषनाग झील के निकट बेरनाग नामक स्थान से हुआ है। याद रखेंगे, बेरनाग। कहाँ? कश्मीर घाटी का जो शेषनाग झील है उसी के निकट एक बेरनाग झील है, वहीं से हुआ है। वुलर झील में मिलने के बाद झेलम नदी वहाँ से निकलती है बेरनाग नामक स्थान से, फिर वुलर झील में मिलती है जो जम्मू कश्मीर में है, फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी का अगर कुल लंबाई की बात करें तो ये है 724 किलोमीटर। ठीक है, 724 किलोमीटर कुल लंबाई। भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर। ठीक है, सिंधु नदी की लंबाई कितने पड़े थे? 2880, भारत में 992। झेलम नदी जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है, ये वुलर झील में मिलने के बाद पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है, चिनाब। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई की बात करें तो 400 किलोमीटर। ये 2 नदी हुआ क्लियर। आगे बढ़े, और एक उसकी सहायक नदी कौन थी? सिंधु नदी की ब्यास नदी। इंपॉर्टेंट है, ब्यास नदी के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से हुआ है। ठीक है, हिमालय के पास है रोहतांग दर्रा। ठीक है,
उसी के समीप क्या है, एक व्यास कुंड है, व्यास कुंड करके एक कुंड है, उसी कुंड से हुआ है। तो याद रखेंगे व्यास नदी का उद्गम हिमालय के रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से हुआ है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 470 किलोमीटर, ठीक है। और ये किस में जाकर मिलती है, तो पंजाब में सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। ब्यास नदी जाती है सतलज में मिलती है, ठीक है, पंजाब में जाके सतलज में मिल जाती है, और सतलज फिर जाके किस में मिलते हैं, सिंधु नदी में मिलता है। याद रखिएगा, ब्यास नदी डायरेक्ट सिंधु नदी में नहीं मिल रही है, पहले ये सतलज में मिल रही है, फिर सतलज जाके सिंधु में मिल रही है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से हुआ है। यह कुल लंबाई की बात करें तो 470 किलोमीटर है, पंजाब में सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। याद रखेंगे ब्यास नदी, ठीक है। 3 नदी क्लियर हुआ। एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी, अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। याद करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। कोशिश करूँगा ऐसे आपके अच्छे फैक्ट हो जो आपको याद होने ही चाहिए, ताकि इसका उपयोग आप मेंस में कर सके या किसी भी प्रकार प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बचे उद्गम से तो आपको बन जाए। और डिटेल में तो मैप में पढ़ेंगे ही जब जियोग्राफिक क्लास चलेगा तो अपवाह तंत्र में, ठीक है। अब अगला देखते हैं चेनाब नदी। जो झेलम नदी पाकिस्तान में जाकर चेनाब में मिल जाती है, ठीक है, झेलम नदी मिलती है चेनाब में। तब चेनाब नदी के बारे में देख लेते हैं। देखिए झेलम मिला चेनाब में, ब्यास मिला सतलज में, ठीक है, सतलज में, और सतलज कहाँ मिला, सिंधु में, ये याद करिएगा, ठीक है। सिंधु की सहायक नदी झेलम, ब्यास, चेनाब, सतलज, ठीक है। सिंधु में कौन मिला, सतलज, सतलज में चिनाब, और झेलम किस में मिला, चेनाब में, ठीक है। अब ब्यास नदी सतलज में मिला, सतलज किस में मिला, सिंधु नदी में। चलिए चेनाब नदी के बारे में देख लेते हैं। चेनाब नदी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के लाहौर के बालालाचा दर्रे में है। लाहौल अलग है ना, लाहौल। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल के बारालाचा दर्रे, ठीक है, जियोग्राफी में पढ़े होगे बारालाचा दर्रा, तो बारालाचा दर्रे से निकली, याद रखें, बारालाचा दर्रे से चेनाब नदी निकली है। यह पीर पंजाल के समांतर बहते हुए किसप बार याद रखें, किसप बार के निकट पीर पंजाब में गहरा गाज करके एक गहरा गाज है, वहाँ जाके वहीं से ये बहते हुए किस में मिल जाती है, गाज बनाती है, ठीक है। अच्छे से याद कीजिए चेनाब नदी ये कहाँ से निकली, उद्गम की बात करें तो बारालाचा दर्रे से, याद रखेंगे, बस इतना याद रखें। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकली है, ठीक है। ये गाज बनाती है, गहरा गाज, कहाँ बनाती गाज, तो किसप बार के निकट पीर पंजाब में। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो भारत में 1180 किलोमीटर में बहती है। भारत में चेनाब नदी की लंबाई की बात करें तो 1180 किलोमीटर, ठीक है। भारत में चेनाब नदी की लंबाई की बात करें तो 1180 किलोमीटर, और पाकिस्तान में जाकर ये सतलज नदी में मिल जाती है, और सतलज फिर जाकर किस में मिलता है, सिंधु नदी में, ठीक है। तो याद रखेंगे झेलम मिलता है चेनाब में, चिनाब मिलता है सतलज में, ठीक है, सतलज में। ब्यास भी मिलता है सतलज में। तो सिंधु में सीधा डायरेक्ट अगर बात करें सिंधु नदी में कौन कौन, तो सिर्फ सतलज जाके मिल रहा है, अभी तक सतलज मिला है, ठीक है। ब्यास भी सतलज में आके मिला, फिर सिंधु में गया। झेलम पहले चिनाब में आया, फिर चिनाब आके सतलज में मिला, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। रावी नदी, एक और उसकी सहायक नदी थी रावी। अब रावी नदी के बारे में देख लेते हैं। तो ये भी रोहतांग दर्रे से निकला, याद रखेंगे, ठीक है। एक व्यास नदी निकला था और रोहतांग दर्रे से 2 नदी। व्यास नदी सिंधुज की सहायक है जो जाकर सतलज में मिलती है, ठीक है। रावी नदी भी किससे निकली, रोहतांग दर्रे से, याद रखेंगे, रोहतांग दर्रे से ये भी निकली है, हिमाचल प्रदेश के। एवं पाकिस्तान के मुल्तान के समीप चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी भी जाकर चिनाब में मिलती है, ठीक है। और इस नदी की लंबाई, टोटल लंबाई की बात करें तो 720 किलोमीटर है। ये भी डायरेक्ट जाके सिंधु नदी में नहीं मिलती, ये पहले चिनाब में मिलती है। चिनाब किस में मिलता है, सतलज में मिलता है, ठीक है। और सतलज किस में मिलता है, सिंधु नदी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेना हम लोग सतलज नदी के बारे में। सभी नदी के घूम फिर कर मिलकर किस में आया, सतलज में। अब ये सतलज जाके किस में मिलेगा, सिंधु नदी में। तो चलिए देख लेते हैं सतलज नदी के बारे में क्या फैक्ट है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से हुआ है। याद रखेंगे सतलज नदी का उद्गम
तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से हुआ है। ठीक है, राक्षस ताल से। यह नदी अपने उद्गम स्थल से 1500 किलोमीटर दूरी तय करते पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती है। ठीक है, सतलज भी जाके चिनाब में मिल रही है और चिनाब सतलज में आके मिल रही है, दोनों को एक में मिल के जाके अंत में किस में मिलती है, सिंधु नदी में, याद रखेंगे। ठीक है, भारत में सतलज नदी की लंबाई की बात करें तो ये 1050 किलोमीटर है। भारत में सतलज नदी की लंबाई की बात करें 1050 किलोमीटर है। अगर इसमें हम लोग बांध की बात करें तो आप लोग जानते हैं भाखड़ा नांगर बांध, ठीक है, बड़ा बांध है। तो जो प्रसिद्ध भाखड़ा नांगर बांध है सतलज नदी पर ही बना हुआ है, याद रखेंगे। जो भाखड़ा नांगर बांध है कहाँ बना हुआ है, तो सतलज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, और लंबाई कितनी है भारत में, 1050 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हम लोग ने जितने भी उसके सहायक नदी थे उसके बारे में देख लिया। ठीक है, सिंधु नदी की जितने भी सहायक नदी थी उसके बारे में देख लिए डिटेल से, जितने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको देख लिए। एक बार लाइक कर दीजिए। क्लास को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसको क्या करेगा, आप एक बार मेरे से नोट्स ले लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, उससे आप लोग कॉपी में लिख कर नोट्स बना लीजिएगा, तो ये याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। इतना बेसिक है, बाकी डिटेल तो जियोग्राफी में पढ़ोगे ही, ये जनरल नॉलेज में काम आएगा। ठीक है, और आप लोग को बता दूं अगला गंगा नदी पढ़ेंगे, उससे पहले आपको बता देता हूं कि अभी लोक प्रशासन और संविधान की जो क्लासेस है उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो देख लीजिएगा। जिनको भी वो क्लास करना होगा विथ पीडीएफ नोट के साथ एक एक पॉइंट सिलेबस का, वो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। ठीक है, उसमें आपको क्लास नोट्स मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, और प्रीलिम्स के लिए उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे संविधान के उसका प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगा। साथ में मेंस आंसर राइटिंग भी कराया जाएगा उस टॉपिक का, तो उसके लिए कंटेंट दिया जाएगा आपको। तो जल्दी से आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन और लोक प्रशासन दोनों का आप लोग क्या करा लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए हेल्पलाइन नंबर में मैसेज करके, और जो नए हैं वो भी हेल्पलाइन में मैसेज करके जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ताकि इसका फ़ायदा आप लोग उठा सकें। ठीक है, और रही बात मेंस आंसर राइटिंग बैच की, तो निरंतर चल रही और चलते रहेगी। उसमें भी अगर जो नए हैं मेंस आंसर राइटिंग बैच में नहीं हैं तो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ताकि जो सैटरडे को मेगा टेस्ट होता है उसका पर्सनली आपको रिव्यू मिल सके, डेली आपकी आंसर राइटिंग चेक की जा सके और आपको आपकी गलतियां बताई जा सके, साथ ही साथ आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड कर सके, आपका नंबर बताया जा सके। ठीक है, तो देख लीजिएगा जिसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं, गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए गंगा नदी को याद करते हैं एकदम आसान भाषा में नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, नोट्स के लिए आप मैसेज कर दीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, लेकिन यहाँ याद करके होने के बाद ठीक क्लास करोगे तो मिलेगा, ताकि याद हो जाएगा आपको। चलिए अब गंगा नदी की उद्गम की बात करें तो कहाँ से निकला, जल्दी से कमेंट करके बताइए। गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख हिमनद के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है, याद रखेंगे। उत्तराखंड के गोमुख हिमनद के पास क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, ग्लेशियर है गंगोत्री, वहाँ से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। वास्तव में अलकनंदा और भागीरथी, जो भागीरथी नदी है, ये दोनों मिलते हैं, वहीं पर गंगा नदी कहलाती है। जो अलकनंदा नदी है और भागीरथी नदी है, ये दोनों जब देवप्रयाग में मिलते हैं तो यह गंगा नदी कहलाती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी दोनों जब देवप्रयाग में मिलती है तो गंगा नदी कहलाती है। इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती है। ठीक है, इलाहाबाद में कौन मिलता है, गंगा से आकर यमुना मिल जाती है, जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, इसी कारण उसका नाम प्रयागराज पड़ा है। इलाहाबाद में गंगा या यमुना मिलती है। गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, ये दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए कहाँ जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा कहा जाता है, याद रखेंगे। बांग्लादेश में गंगा को क्या बोलते हैं, पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में समुद्र में मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। बांग्लादेश में जाएगी पद्मा कहलाएगी गंगा, और ये बांग्लादेश में समुद्र में मिलने से पहले ये किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, और उसका नाम क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है, याद रखेंगे। सबसे पहले क्या था, अलकनंदा था,
भागीरथी था, दोनों आया मिला कहाँ, देवप्रयाग में, क्या कहलाया वो, गंगा। फिर ये इलाहाबाद में किससे मिला, यमुना से आके मिल गया, ठीक है। फिर ये गया बांग्लादेश चले गया, बांग्लादेश में ये मिल गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी से, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिल गया तो ये क्या, पद्मा कहला गया। फिर ये समुद्र मिलने से पहले ये ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद मेघना कहलाया, सॉरी, बांग्लादेश में प्रवेश करते ही साथ गंगा क्या कहला गया, पद्मा कहला गया, और ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद वो क्या कहलाया, मेघना कहलाया, याद रखेंगे मेघना, ठीक है। अगर गंगा नदी की कुल लंबाई बोले तो 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। भारत में अगर इसकी लंबाई कहें तो 2510 किलोमीटर, ठीक है, मतलब मात्र 15 किलोमीटर ही बांग्लादेश में बहती है, ठीक है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। जो सुंदरवन का डेल्टा पढ़ते हैं पश्चिम बंगाल में, रॉयल टाइगर जहाँ मिलता है, सुंदरवन का डेल्टा किस नदी पर है, गंगा नदी पर, पश्चिम बंगाल में है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है देख लेते हैं। तो देखिए कौन कौन मिला उसमें जाके, यमुना उसकी सहायक नदी हो गई, सोन हो गया, रामगंगा हो गया, घाघरा हो गया, कोसी हो गया, गंडक। तो याद रखेंगे गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है, तो यमुना है, सोन नदी है, रामगंगा, घाघरा, कोसी, गंडक। याद करते जाइए साथ ही साथ। गंगा नदी में देखिए यमुना मिला था तो कहाँ मिला था, इलाहाबाद में मिला था, ठीक है। सोन मिला था, ठीक है, कहाँ मिला था इसको हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे ज्योग्राफी में, सोन, फिर और रामगंगा, घाघरा, कोसी, गंडक, ठीक है। अब इनके बारे में भी देखेंगे एक एक करके। तो ये गंगा नदी के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद करने जानने थे वो मैं आपको बता दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके सहायक नदी के बारे में एक एक करके जानते हैं। एक बार लाइक कर दीजिए, आप सभी समझ में आ रहे हैं, सारे फैक्ट आपको लेके आए हैं, याद हो रहा है ना। चलिए फिर अगला लिखेंगे यमुना नदी। अब देखते हैं यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं। यमुना नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी, यमुना नदी है। इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, यमुना नदी का उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है। याद रखेंगे गंगोत्री से गंगा हुआ था ऐसा माना जाता है, लेकिन अलकनंदा और भागीरथी दोनों आके मिले थे तो गंगा बनता है। यमुना की बात करें, यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है, जो बंदरपुच की पहाड़ी पर स्थित है। याद रखेंगे बंदरपुच की पहाड़ी पर स्थित है यमुनोत्री नामक ग्लेशियर, जिससे यमुना नदी का उद्गम हुआ है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे बड़े शहर बसे हुए हैं। याद रखेंगे यमुना नदी के किनारे दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे बड़े शहर बसे हुए हैं। यह लगभग 1375 किलोमीटर का सफ़र तय करके इलाहाबाद के निकट प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है। तो यमुना नदी निकला कहाँ से, यमुनोत्री से, जो बंदरपुच की पहाड़ी पर स्थित है। ये नदी बहते हुए 1375 किलोमीटर तय करेगी। इसी बीच दिल्ली पड़ेगा, मथुरा पड़ेगा, आगरा पड़ेगा इसके तट पर, और ये जाके इलाहाबाद में मिल जाती है गंगा में। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियों में टूंस, चंबल, बेतवा, केन, काली, सिंध आदि शामिल है। यमुना नदी को भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी माना जाता है। याद रखेंगे यमुना नदी को भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी माना जाता है। सहायक नदी एक बार और देख लीजिए। यमुना नदी की सहायक नदी टोन्स, वनडे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सभी के लिए नोट्स इम्पॉर्टेंट है। सहायक नदी की बात करें टोन्स, चंबल, बेतवा, केन और काली सिंध, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया पूरा यमुना के बारे में, जितना भी जानना था, जितना भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे सभी याद कर लिए, ठीक है। एक बार PDF से आप लोग लिख के पढ़ लीजिएगा तो आपको कंठस्थ याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। चंबल नदी, ठीक है। चलिए अब अगले पढ़ते हैं चंबल नदी। अब उद्गम कहाँ से हुआ इसको देख लेते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकली है।
कहाँ से निकला है चंबल नदी बोलेंगे तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू करके एक स्थान है, उसी के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकली चंबल। यह नदी मध्य प्रदेश राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिल जाती है। देखिए मध्य प्रदेश से निकला, इंदौर के स्थित महू के निकट जाना पाव पहाड़ी से, फिर मध्य प्रदेश से कहाँ जाएगा, राजस्थान जाएगा, राजस्थान से कहाँ जाएगा, उत्तर प्रदेश जाएगा, उत्तर प्रदेश के जो इटावा जिले में जाकर ये यमुना नदी से मिल जाती है। अगर चंबल नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 950 किलोमीटर है। यह नदी बीहड़ गड्ढों का निर्माण करती है, याद रखेंगे। चंबल नदी की कुल लंबाई बोलेगी तो 950 किलोमीटर, और ये नदी बीहड़ गड्ढों का निर्माण करती है, याद रखेंगे, गड्ढों का निर्माण करती है चंबल नदी। तो चंबल नदी के उद्गम पढ़ लिया हमने, कहाँ कहाँ बहता है और कहाँ जाके मिलता है, इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर लाइक कर दीजिए एक बार चैनल क्लास को, आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे घाघरा नदी के बारे में, ठीक है। ये भी गंगा नदी के सहायक नदी घाघरा। चलिए घाघरा के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, माप चाचुंग ग्लेशियर से हुआ है। माप चाचुंग, याद रखेंगे, माप चाचुंग, ठीक है, जो तिब्बत के पठार में स्थित है। तिब्बत के पठार में एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम याद रखेंगे, माप चाचुंग ग्लेशियर से घाघरा नदी का उद्गम हुआ है। ये नेपाल के मध्य से बहती है, ठीक है, नेपाल के बीचों बीच बहती है। हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी को पार करते समय यह राशि पानी नामक स्थान पर, याद रखेंगे, हिमालय और शिवालिक श्रेणी को जब घाघरा नदी पार करती है तो राशि पानी नामक स्थान पर गहरी और संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है। कहाँ घाटी का निर्माण करती है, तो हिमालय और शिवालिक श्रेणी को पार करते समय राशि पानी नामक स्थान पर, राशि पानी याद रखेंगे, संकीर्ण और गहरी घाटी का निर्माण करती है। घाघरा नदी बिहार में छपारा के पास, याद रखेंगे, घाघरा नदी बिहार में छपारा के पास गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है, गंगा में मिल गई, ये गंगा की सहायक नगरी हो गई घाघरा। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 1200 किलोमीटर है। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 1200 किलोमीटर, याद रखेंगे, घाघरा नदी की कुल लंबाई 1200 किलोमीटर है, ठीक है, जो बिहार में छपारा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये घाघरा नदी के लिए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी को मैंने यहाँ डाल दिया है, ठीक है, याद रखेंगे घाघरा नदी के बारे में, ठीक। मज़ा आ रहा है, क्लास याद हो रहा है, समझ में आ रहा है। किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको इसका PDF मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं गोमती नदी, ठीक है। चलिए गोमती नदी के बारे में देख लेते हैं। ये भी गंगा की सहायक नदी है गोमती। चलिए गोमती नदी के बारे में देखते हैं। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से हुआ है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से, याद रखेंगे, गोमती नदी कौन से प्रदेश से निकली, तो उत्तर प्रदेश के स्थान की बात करें तो पीलीभीत जिले से हुई है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे पर बसा है, तो ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में या वनडे एग्जाम में। लखनऊ नदी किस नदी के किनारे या किस नदी के तट पर बसा है, तो गोमती नदी याद रखेंगे। यह गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है, फिर ये जाकर गाजीपुर के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। तो इतने फैक्ट याद करने हैं आपको गोमती नदी के बारे में। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक, गोमती नदी याद रखेंगे। जितने लोग क्लास देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिए, और कौन कौन रजिस्ट्रेशन करवाएं ये भी बता दीजिए, तो एक बार मेरे को नाम पता चले। कौन कौन संविधान और लोक प्रशासन की क्लास के रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, एक बार कमेंट में लाइव चैट में बता दीजिए। और जो नहीं कराया वो देख लीजिएगा, करवा लीजिए, ऐसा क्लास आपको दोबारा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यूट्यूब में सभी को पढ़ाना हमारे लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स बनाना, जो सब पेज लाना, उसके लिए भी जो खर्चा आता है, फिर भी हम लोग कर रहे थे, इसीलिए एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन चार्ज रखे हैं मिनिमम। आप लोग ऐसे ही एक दिन के खर्चे के बराबर अफोर्ड कर सकते हो उसको,
तो जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन सिर्फ हम छांटने के उद्देश्य से रखें कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, केवल वही बच्चे को PDF मिले, क्लास मिले, डाउट क्लास मिले। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में नोट्स मिलेगा आपको, बढ़िया सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे उससे। तो केवल उन्हीं बच्चों को मिले जो सीरियस पढ़ रहे हैं, इसीलिए रजिस्ट्रेशन रखें। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं करवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गोमती नदी के बाद देखेंगे गंडक। अगला सहायक नदी गंडक। चलिए गंडक के बारे में जानते हैं कोई लोग, बताइए गंडक। चलिए देख लेते हैं। इस नदी का उद्गम नेपाल तिब्बत की सीमावर्ती पर्वत श्रृंखलाओं से हुआ है, ठीक है। गंडक को उद्गम की बात करें तो नेपाल और तिब्बत की जो सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला से हुआ है। दोनों की जो सीमा है तिब्बत और नेपाल, तो जो सीमा बनाती है पर्वत है उसी से हुआ है गंडक नदी। नेपाल में इस नदी को क्या बोलते हैं? शालिग्रामी, ठीक है, याद रखेंगे। शालिग्रामी तथा नारायणी के नाम से जाना जाता है। ये पूछा गया है कई बार, नारायणी नदी, ठीक है। गंडक का नारायणी नदी नाम है कहाँ? नेपाल में और तिब्बत में, याद रखेंगे। नेपाल में बोलते हैं नारायणी, याद रखें। नेपाल का याद रखेंगे नारायणी, ठीक है। नेपाल में नारायणी और शालिग्रामी। उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा में बहते हुए ये नदी पटना के पास गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है? बिहार में मिलती है, ठीक है। पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी की लंबाई की बात करें 425 किलोमीटर। गंडक नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 425 किलोमीटर है, याद रखेंगे। तो ये गंडक नदी के बारे में भी देख लिया हम लोग, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में याद करना था, ठीक है। कहाँ से निकली है, कहाँ बहती है, कितना किलोमीटर बहती है, ये याद रखना है सभी के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कोसी नदी, बिहार का शोक बोलते हैं, सभी जानते होंगे इसको। बहुत अपार क्षति पहुंचाती है ये, जब आता है प्रलय बाण लेके अपने साथ आती है, इसीलिए बिहार का शोक बोला जाता है। बिहार का शोक किसको बोला जाता है? कोसी नदी। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा। कोसी नदी का उद्गम प्रारंभिक रूप से 7 धाराओं से हुआ है, याद रखेंगे। जो कोसी नदी का उद्गम प्रारंभिक रूप से अगर बात करें 7 धाराओं से हुआ है, जो नेपाल, हिमालय, कंचनजंगा पर्वत से निकली है। नेपाल, हिमालय, कंचनजंगा से 7 धाराएं निकली है, इसी से ही कोसी नदी का उद्गम हुआ है। इन धाराओं में सबसे बड़ी धारा का नाम अरुण है, ठीक है। नेपाल हो गया, हिमालय होगा, कंचनजंगा, इन तीनों पर्वत से को टोटल 7 धाराएं निकली। ये 7 धारा मिलकर क्या बनाती है? कोसी नदी का निर्माण हुआ है। सबसे बड़ी धारा के नाम की बात करें तो अरुण, याद रखेंगे। अरुण जो माउंट एवरेस्ट के पास निकलती है, माउंट एवरेस्ट से निकली है अरुण, ठीक है, जो कोसी नदी में सबसे बड़ी धारा है, ठीक। बिहार के मैदानी भागों में बहते हुए कोसी नदी भागलपुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। मिलती क्या है? बिहार में ही मिलती है। बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है कोसी नदी। कोसी नदी की लंबाई की बात करें तो लगभग लंबाई 750 किलोमीटर है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं भयंकर बाढ़ के लिए कुख्यात है। ऐसा बोला जाता है कि ये अपने आप ही मार्ग बदल देती है। ज़्यादा पानी आया, ज़्यादा उसमें धार उसका स्पीड है तो कहीं भी मुड़ जाती है, ठीक है। भयंकर प्रलय के लिए जाना जाता है। यह प्रतिवर्ष बिहार में जनधन की अपार क्षति पहुंचाती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत पूछा जाता था एक ज़माने में, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए जल्दी से, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, याद रखेंगे। इतने इंपॉर्टेंट कोसी नदी के बारे में जानना था, जान लिए, ठीक है। 7 धाराओं को मिलकर बना है कोसी नदी, ठीक। तो टोटल लंबाई की बात करें 750, और कहाँ मिलती है तो भागलपुर के गंगा में जाकर मिल जाती है, बिहार के भागलपुर में, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दीजिए जो नए देख रहे हैं, जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई भी क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला देखते हैं दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है चलिए देख लेते हैं। उद्गम की बात करें तो दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार में स्थित पलामू पहाड़ी से हुआ है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पहाड़ में स्थित पलामू पहाड़ी से हुआ है। यह झारखंड से बहती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। ये झारखंड से बहती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। अच्छे से समझिए,
दामोदर नदी कहाँ से निकली है बोलेगी तो क्या बोलोगे, छोटा नागपुर के पहाड़ में जो प्लामू पहाड़ी है, प्लामू पहाड़ी से निकली है दामोदर नदी। ठीक है, ये झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है। ठीक है, और जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली जानते हो ना, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में भांड से भारी तबाही लाती है। भांड आता है, भांड, ठीक है, उफान टाइप का आता है भांड, भांड से भारी तबाही लाती है। तबाही के लिए जाना जाता है पश्चिम बंगाल को दामोदर नदी। इसीलिए पश्चिम बंगाल का शोक किसको बोलते हैं, दामोदर नदी को। बिहार का शोक पढ़ लिए कोसी नदी, वहाँ एक खुफिया बाढ़ के लिए जाना जाता है, बिहार में कोसी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो दामोदर नदी। इन नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना संचालित है। दामोदर नदी पर याद रखेंगे, दामोदर नदी घाटी परियोजना संचालित है, जो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो किस पर आधारित है, तो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। ठीक है, याद रखेंगे, दामोदर नदी घाटी अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। तो ये देख लिए थे, तो ये देख लिए हम लोग दामोदर नदी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार लाइक कर दीजिए क्लास को। ठीक है, अगला लिखेंगे 15 नदी के बारे में देख ले। 15वां नदी में पहुंचे हम लोग, बेतवा नदी। याद रखेंगे, हमारा 15वां नदी है बेतवा नदी। उद्गम की बात करें, बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से हुआ है। याद रखेंगे, बेतवा नदी दिमाग में बसाते जाइए। कभी भी पूछूं बेतवा नदी, इसका एक एमसीक्यू ले लाएंगे प्रीलिम्स के लिए। एमसीक्यू क्लास बनाकर ले लाऊंगा मैं एक बार, सारे नदी के क्वेश्चन रहेंगे उसमें। तो जैसे ही बेतवा नदी बोलूँगा, बोलना मध्य प्रदेश से हुआ है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित कुमार गांव के निकट विंध्याचल पर्वत से निकली है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश से निकली है। मध्य प्रदेश के जो रायसेन जिला है, रायसेन जिले में कुमार गांव के निकट विंध्याचल पर्वत से। अगर टोटल बोले तो बेतवा नदी कहाँ से निकली है, तो विंध्याचल पर्वत से। याद रखेंगे, बेतवा नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत। कुल लंबाई की बात करें तो 475 किलोमीटर है। बेतवा नदी की कुल लंबाई 475 किलोमीटर। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना नदी की सहायक नदी। याद रखेंगे, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी। ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जाकर यमुना नदी में मिलती है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में। इस नदी पर माटा टीला और राजघाट बांध बना हुआ है। याद रखेंगे, बेतवा नदी पर दो चीज़ बनी है, एक माटी टीला और राजघाट बांध। ठीक है, ये दोनों चीज़ याद रखेंगे बेतवा नदी पर। ठीक है, तो ये बेतवा नदी भी कंप्लीट हो गया हमारा। जितना भी इंपॉर्टेंट पढ़ना था इसके बारे में याद रखना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सोन नदी। 16वां नदी है हमारा सोन। सोन नदी के उद्गम की बात पर करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। याद रखेंगे, सोन नदी कहाँ से निकला है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ियों से निकला है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के रीवा और सीधी जितने भी जिलों में बहती है। ठीक है, बहते हुए कहाँ जाती है, मध्य प्रदेश में रीवा जिलों में बहते हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश से निकलेगा, फिर उत्तर प्रदेश में जाएगा, फिर बिहार में पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, पटना में मिलता है, यह भी याद रखेंगे, गंगा नदी में। तो सोन नदी किसकी सहायक नदी बोलेगा, तो याद रखेंगे गंगा नदी की सहायक है सोन नदी। ठीक है, जो जाकर पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। उद्गम की बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है, जो मध्य प्रदेश में है। सोन नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 775 किलोमीटर है। याद रखेंगे, कुल लंबाई की बात करें 775 किलोमीटर। इस नदी पर बाण सागर परियोजना और रिहन परियोजना संचालित है। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बाण सागर परियोजना अभी ऐसी पूछ देता तो आप नहीं बता पाते। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है, तो सोन नदी पर है, और रिहन परियोजना भी सोन नदी पर है। तो ये सोन नदी पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करना था हमारे को, वो सभी आपको ले लाए हैं, याद कर लीजिएगा।
और जो PDF चाहिए इसका तो मेरे को मैसेज करके PDF ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, इम्पॉर्टेंट नदी के बारे में आ गए हमारे। ब्रह्मपुत्र नदी, अब इसका उद्गम आप सभी जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। इस नदी का उद्गम समुद्र तल से 5150 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। 5150 किलोमीटर याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। देखिए, तिब्बत में मानसरोवर से इसका उद्गम हुआ, वहाँ इसको ब्रह्मपुत्र नहीं बोलते, वहाँ इसको सांगपो बोलते हैं। याद रखेंगे, सांगपो। देख लीजिए कैसे लिखते हैं, सांगपो। ठीक है, तिब्बत में क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को? सांगपो। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद, कहाँ से प्रवेश करती है भारत में? अरुणाचल प्रदेश में। इसको जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग। ठीक है, याद रखेंगे, तिब्बत में क्या बोला? ब्रह्मपुत्र। फिर जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश किया क्या बोले उसको? दिहांग। ठीक है, फिर ये असम में जब आती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। असम में जैसे ही आएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, ये केवल असम में जैसे आया उसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा है। उससे पहले इसका नाम सांगपो तिब्बत में और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, तथा बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। कितना सारा नाम हो गया, याद करते जाइए। बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? जमुना। और गंगा और ब्रह्मपुत्र जब संगम करते हैं, दोनों जब मिलते हैं, तब उसका नाम क्या हो जाता है? सम्मिलित धारा को मेघना। ये गंगा में पढ़ चुके हम लोग। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलते हैं, दोनों संगम करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? मेघना कहलाते हैं। याद रखेंगे, ठीक है, मेघना। अगर लंबाई की बात करें तो ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई बोलेंगे तो 2900 किलोमीटर। भारत में अगर इसकी लंबाई बात करें तो 916 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर। इस नदी पर असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है। याद रखेंगे, भारत में 916 किलोमीटर बहती है, असम राज्य में इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। असम में ही एक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप स्थित है, इसी में। याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र हो गया। एक और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, नर्मदा। चलिए, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग, फिर नर्मदा नदी के बारे में याद करेंगे। जितना इम्पोर्टेंट है नर्मदा नदी के बारे में याद कर लेते हैं। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको? सरल भाषा में एकदम नोट्स है। ठीक है, एक बार अभी इसको सुनोगे, फिर नोट्स ले लेना मेरे से, फिर उसको लिख लेना कॉपी में, तो पक्का याद हो जाएगा। फिर चाहे मेंस में प्रयोग करना हो, जियोग्राफी में प्रयोग करना हो, आपका इंडियन जियोग्राफी में, या कहीं भी प्रयोग करना हो। ठीक है, चलिए फिर याद करते हैं नर्मदा नदी। और जो नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि इसी प्रकार जो भी क्लासेस हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। ठीक है, यह नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से निकले। ये भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकली नर्मदा। याद रखेंगे, नर्मदा नदी के उद्गम की बात करें तो ये विंध्याचल पर्वत में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से निकली है। ये अपने उद्गम स्थान से पश्चिम की ओर, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक की पहाड़ी है उससे निकलेगी, फिर पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 1312 किलोमीटर दूरी तय करेगी, फिर गुजरात पहुंच जाएगी। गुजरात में भड़ोच के निकट खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें नर्मदा नदी की 1312 किलोमीटर, ये तय करते हुए गुजरात मध्य प्रदेश से निकलेगी, फिर गुजरात में भड़ौच के पास खंभात के खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी पर डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, ये एक्सचुरी का निर्माण करती है। अब ये एक्सचुरी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ये हम लोग जियोग्राफी क्लास में डिटेल से समझेंगे। इस नदी पर इंदिरा सागर परियोजना है। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर परियोजना है, ओंकारेश्वर परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना इसी पर बने। याद रखेंगे, गुजरात में जो सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी पर बनी हुई है, जहाँ सरदार, ठीक है, सरोवर परियोजना है, जहाँ मूर्ति स्थापित की गई है।
यहीं पे है, याद रखेंगे, ठीक है, नर्मदा नदी पर। अगला लेते हैं ताप्ती। जल्दी से क्लास कंप्लीट करते हैं, जल्दी जल्दी। चलिए ताप्ती नदी के बारे में याद करेंगे। ताप्ती नदी के उद्गम कहाँ से हुआ है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास। याद रखेंगे, ध्यान से सुनिए, ये भी मध्य प्रदेश से है। ताप्ती किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास हुआ है। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर नर्मदा नदी के समांतर बहते हुए गुजरात में सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये जैसे जैसे नर्मदा नदी जाती है उसी के समांतर बहते हुए गुजरात के पास सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई की बात करें 724 किलोमीटर, ठीक है। इस नदी की लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर है, ठीक। चलिए ताप्ती भी कंप्लीट कर लिए। लास्ट देखते हैं महानदी के बारे में, 2 बचे हैं और महानदी और गोदावरी और देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की इम्पॉर्टेंट है महानदी। तो देखिए महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित सिंहवा पहाड़ी से हुआ है। याद रखेंगे, महानदी के उद्गम की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के सिंहवा पहाड़ी से हुआ है, ठीक है। शॉर्ट में निपटाया है, इसके बारे में डिटेल में मैप में लोकेट करके जगह को पढ़ेंगे। जब इंडियन जियोग्राफी क्लास अभी चल रही है शाम को 5 बजे, उसमें आपको इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसको भी बड़े लेवल पे देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हुआ है, रायपुर ज़िले में सिंहवा पहाड़ी में हुआ है, ठीक है। ये नदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य में बहती है। लंबाई की बात करें 857 किलोमीटर बहते हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर कहाँ जाके गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में। इस नदी पर याद रखेंगे उड़ीसा में हीराकुंड बांध बना हुआ है, उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध बना हुआ है। तो महानदी के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे सीजी जियोग्राफी की क्लास में। मैप में इसको पूरा दर्शाया जाएगा कहाँ से कहाँ तक जाया जाता है। तो शाम को 5 बजे जो क्लास चल रहा है उसको अटेंड कीजिए आप लोग, ठीक। चलिए गोदावरी नदी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। गोदावरी नदी कहाँ से निकला है? तो महाराष्ट्र। याद रखेंगे, राज्य की बात करें तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र से, नासिक जिले से। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। गोदावरी याद रखेंगे 1465 किलोमीटर। ये अपने विशाल आकार के कारण इस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। 2 नाम इसके, दक्षिण की गंगा बोलते हैं या वृद्ध गंगा बोलते हैं। याद रखेंगे गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र से निकला है, नासिक जिले से। ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के पठार को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ये हो गया गोदावरी। चलिए और है एक और देख लेते हैं कृष्णा नदी के बारे में। देख ही रहे हैं तो जितने इंपॉर्टेंट है देख ही लें, ठीक है। बहुत सारा है, अभी तो 2 पार्ट में कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है क्लास। चलिए कृष्णा नदी को देख लेते हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबमलेश्वर निकट एक झरने से है। अब देखिए याद रखिएगा, कृष्णा नदी का उद्गम किस राज्य से संबंधित? अब महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के जो महाबमलेश्वर के निकट एक झरना है, ठीक है, उसी झरने से हुआ है महाबमलेश्वर के निकट। तो याद रखेंगे कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकली है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहते हुए विजयवाड़ा के निकट विभिन्न शाखाओं में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये पहले शाखाओं में बढ़ जाती है विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश, ठीक है, अब बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई की बात करें 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी पर ही नागार्जुन सागर परियोजना तथा श्री सैलम परियोजना निर्मित है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना तथा श्री सैलम परियोजना, ठीक है, याद रखेंगे कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना और श्री सैलम परियोजना निर्मित है। तो ये याद रखेंगे कृष्णा नदी के बारे में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं कावेरी नदी। थोड़ा सा देख लेते हैं। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले से, कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी की पहाड़ी से हुआ है। पहले राज्य याद कीजिए, कावेरी नदी कौन से राज्य में है? कर्नाटक।
राज्य की बात करेंगे तो कर्नाटक राज्य में है कावेरी, सबसे नीचे साइड चले गए कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ है बोलेंगे तो कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से हुआ है। कावेरी नदी में प्रसिद्ध शिवसमुद्रम जलप्रपात स्थित है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। शिवसमुद्रम जलप्रपात कहाँ है तो कावेरी नदी में। ये नदी 800 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। 800 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है कावेरी, याद रखेंगे। इसकी लंबाई बोलेंगे तो 800 किलोमीटर। कौन सा जलप्रपात बनाती है तो शिवसमुद्रम बनाती है। कौन से राज्य में बोलेगा तो कर्नाटक राज्य में है कावेरी नदी। आगे देखते हैं क्षिप्रा। अब क्षिप्रा नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित काकरी बरडी पहाड़ी से निकली है, याद रखेंगे। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से निकली है। इस नदी के किनारे उज्जैन जो विश्व का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, याद रखेंगे। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन स्थित है, जो महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन स्थित है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, ठीक है। तो ये क्षिप्रा नदी के बारे में हो गया। जल्दी जल्दी देखते हैं। अगला है माही नदी, ठीक है, ये अंतिम है माही नदी। माही नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है। कहाँ से हुआ? अरावली पर्वत श्रृंखला से। ये गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है, इसको ऐड किए हैं। ऐसी कौन सी नदी है जो ऐसी कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही, जो घूम के ऐसे करके 2 बार ये किसको काटती है? कर्क रेखा को। तो याद रखेंगे, ये भी कई बार एग्जाम में बना गया है। ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा क्लास। जितने भी इम्पॉर्टेंट नदी थे, जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए जितने फैक्ट याद करने थे, उन फैक्ट के साथ लेके आ गए। आपको 30 शब्द में ऐड करना हो, 60 शब्द में ऐड करना हो, तो आप इसको आंसर के फॉर्म में लिख सकते हैं। सफिशिएंट है ये, इसीलिए इस फॉर्म में इसको लाया गया। अब बाकी समझने के लिए आप जब जियोग्राफी की क्लास पढ़ेंगे तो मैप में एक एक करके इसको समझाया जाएगा, ठीक है। तो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना याद होना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जिनको PDF चाहिए वो मेरे को मैसेज करके हेल्पलाइन नंबर मैसेज कर दीजिएगा। हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिए एक बार, 9584084107 9584084107। इसमें मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले लीजिएगा व्हाट्सएप में, ठीक है। और रही बात रजिस्ट्रेशन के लिए, तो देख लीजिएगा, इसमें मैसेज करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ज़बरदस्त शानदार क्लास होने वाली है संविधान की और लोक प्रशासन की। ये अंतिम बैच है, ज़्यादा बैच नहीं बनेगा और न ही इसको दोबारा भी पढ़ा पाएंगे हम लोग प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पहले। तो सभी लोग एक बार रजिस्ट्रेशन करवा के अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि विद PDF नोट्स, डाउट क्लास, मेंस के लिए नोट्स, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ टेस्ट सीरीज सभी इसमें कराया जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, मैसेज का डिटेल ले लीजिएगा। चलिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के बारे में भी बता देता हूँ। केवल 100 रुपीज़ रखा गया है एक क्लास का। तो 100 रुपीज़ आप लोग तो किसी भी पार्टी में जाते हो, होटल में जाते हो, नाश्ता कर लेते हो, तो आप लोग के लिए बोझ ना हो बोलकर एक छोटा सा राशि रखें, ताकि उसका उपयोग हम लोग PDF बनाने में और जो भी क्लासेस के संचालन में कर सके खर्चा करके, और जो सीरियस स्टूडेंट हो इससे छट जाए बोल के रखा गया है। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा जल्दी से मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ताकि बैच स्टार्ट होने से पहले आप ऐड हो जाएं। बीच में ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। शुरू से एक एक लाइन आपको नोट्स बनवाया जाएगा। नोट्स कैसे बनाया जाएगा ये आपके ग्रुप में डाल दिया गया था, डेमो कैसे नोट्स मिलेगा, तो देख लीजिएगा। चलिए, क्लास कैसा लगा एक बार शेयर कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिए। थक गया हूँ मैं भी 1 घंटे की क्लास लेते हुए, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।